हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं इस बारे में कि प्रोकैरियोट्स में एनर्जी प्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है। क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि प्रोकैरियोट्स में जैसा कि आपने सुना होगा कि कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स नहीं होते। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स नहीं होते, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता होगा। और अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है तो फिर रेस्पिरेशन नहीं हो पाता होगा। रेस्पिरेशन इन द सेंस कि फूड जो भी वो खा रहे हैं या जो भी वो ले रहे हैं, चाहे प्रोसेस कोई भी हो, वो चाहे वो ऑटोट्रॉफ हो, हेटरोट्रॉफ हो, स्पोरोफाइट्स हो, जो भी हो, सेप्रोफाइट्स हो, जो भी हो, लेकिन वो उस फूड का ब्रेकडाउन नहीं कर पाते होंगे। क्योंकि यूकेरियोट्स में देखिए आप, तो यूकेरियोट्स में वो ब्रेकडाउन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है और उससे अच्छा खासा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होता है। लेकिन प्रोकैरियोट्स में चूँकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो क्या ये प्रोसेस होता है, और अगर होता है तो कैसे होता है या नहीं होता है, हर बारे में हर चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहली बात यह है कि जो काम हमारे सेल में या फिर एक यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया करता है, वही काम प्रोकैरियोट्स में सेल मेम्ब्रेन करता है। ठीक है। कैसे करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। कोई प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन का है वो इतना ज़रूरी नहीं है जितना कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के वॉल्स में कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन कैरियर्स मतलब कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स या फिर कुछ ऐसे पिगमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक अपने पास लेते हैं और उस इलेक्ट्रॉन के एनर्जी से कुछ काम करते हैं और फिर उस इलेक्ट्रॉन को आगे भेज देते हैं। ठीक है। तो ये जो पूरा एक चेन होता है तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम यही होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। वही काम प्रोकैरियोट्स के केस में सेल मेम्ब्रेन कर देता है कि सेल मेम्ब्रेन में ही वो पिगमेंट्स लगे होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं और फिर उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से कुछ काम करते हैं और फिर उस इलेक्ट्रॉन को आगे भेज देते हैं। ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आता कहाँ से है? तो यूकैरियोट्स में हो या चाहे प्रोकैरियोट्स में हो, ये इलेक्ट्रॉन हमारे फूड के ऑक्सीडेशन से आता है। हम जो खाना खाते हैं उस खाने को तोड़ा जाता है सिंपलर कंपाउंड्स में। ठीक है। और तोड़ने के क्रम में उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ठीक है। फॉर्मेशन में उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं और तोड़ने के क्रम में वो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। उन्हीं इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भेजा जाता है और उससे एनर्जी प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है। तो मतलब प्रोकैरियोट्स में ये काम सेल मेम्ब्रेन कर देता है, प्रोकैरियोट्स में ये काम। ठीक है। अब अगर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जो ऑक्सीजन लेते ही नहीं हैं, कुछ ऐसे प्रोकैरियोट्स हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अब वो ऑक्सीजन, कुछ ऐसे प्रोकैरियोट्स हैं जो कि वो ऑक्सीजन लेते ही नहीं हैं, तो उनमें क्या होता है? तो उनमें रेस्पिरेशन का सिर्फ एक स्टेप होता है जिसको हम लोग ग्लाइकोलिसिस करते हैं। वो ग्लाइकोलिसिस उनमें होता है और इसी से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो सकता है हो। और ये ग्लाइकोलिसिस की खास बात ये है कि वो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं बल्कि साइटोप्लाज्म में ही होता है। इसीलिए ये प्रोसेस प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स सब में होता है और इसी से जो एनर्जी निकलता है उसी का यूज़ प्रोकैरियोट्स करते हैं। ये बात सही है कि इस ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस से बहुत कम एनर्जी निकलता है और फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन तो हो ही नहीं पाता। तो कोई बात नहीं, प्रोकैरियोट्स को एनर्जी भी कम ही चाहिए क्योंकि उनमें ऑक्सीजन का यूज़ नहीं है। तो वो ज़्यादातर उनमें बहुत वो मोबाइल नहीं होते, सेसाइल होते हैं, अपनी एक ही जगह पे रहते हैं और उनमें एनर्जी का यूज़ भी बहुत कम होता है। ठीक है। इसीलिए वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते और बहुत कम एनर्जी यूज़ करते हैं, तो ग्लाइकोलिसिस से उनका काम हो जाता है। लेकिन यूकैरियोट्स चूँकि उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ होता है, इसीलिए उनको एनर्जी प्रोडक्शन भी ज़्यादा करना पड़ता है और इसीलिए उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ठीक है। अब एक हाइपोथेसिस का ये कहना है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो खुद में ही एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म था पहले, लेकिन इवोल्यूशन के बाद वो एक पहला ऐसा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बना जो कि यूकैरियोट के सेल में रहना शुरू कर दिया, एक तरह से पैरासाइट की तरह, है ना। तो इसका कारण ये हाइपोथेसिस ऐसे ही नहीं दिया गया है, इसका भी कुछ कारण है। तो इस हाइपोथेसिस के 3 प्रूफ्स हैं। पहला ये कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सेल मेम्ब्रेन में है, प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में।
दूसरा ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया भी फिजन प्रोसेस से डिवाइड करता है, ठीक है, और प्रोकैरियोटिक सेल भी फिजन प्रोसेस से डिवाइड करता है। तीसरा ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपने सुना होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास उसका अपना डीएनए होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास उसका अपना डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, इन दो ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिनके पास अपना डीएनए होता है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो डीएनए होता है वो सेल के डीएनए से, यूकैरियोटिक सेल के डीएनए से मैच नहीं करता। माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए होता है वो यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में जो डीएनए होता है उससे मैच नहीं करता, बल्कि वो प्रोकैरियोटिक सेल के डीएनए से मैच करता है। तो ये कुछ ऐसे इवोल्यूशनरी प्रूफ्स हैं जो इस बात को बताते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया खुद में ही एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म था पहले। इसीलिए प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया का होना न होना बात एक ही है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक का पूरा एक सेल माइटोकॉन्ड्रिया है, पूरा का पूरा सेल ही माइटोकॉन्ड्रिया है, और यूकैरियोट्स में एक स्पेसिफिक ऑर्गेनल्स के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया रहता है। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रोकैरियोट्स खुद एक माइटोकॉन्ड्रिया है, मैं बस बता रहा हूँ कि ये एक हाइपोथेसिस था जिसको इवोल्यूशनरी ऑरिजिन के बेसिस पे प्रूफ किया गया है। इवोल्यूशन, ये कहा गया कि इवोल्यूशन के कारण ही ऐसा हुआ है, ठीक है। आई होप आज आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि प्रोकैरियोट्स में एनर्जी प्रोडक्शन कैसे होता है और वो अपना काम कैसे चलाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग किसी अगले क्वेश्चन के साथ, किसी और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय।